हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में 10+2 के बायोलॉजी का जो सेकंड नंबर चैप्टर है पुष्पी पादपों में लिंग जनन, इसके जितने भी संभावित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं इसे करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे इन सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को 2 वीडियो में हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एक प्रारूपी पुष्प के कितने भाग होते हैं। तो देखिए, कोई भी प्रारूपी पुष्प जो होता है उस प्रारूपी पुष्प के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर जो ख है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए, प्रारूपी पुष्प के 4 भाग में कौन कौन से हैं? तो एक होता है दलपुंज। क्या होता है? दलपुंज होता है। और दूसरा होता है बाह्य दलपुंज, पुमंग और ज्यांग। पुमंग और ज्यांग। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि एक प्रारूपी पुष्प के 4 भाग हैं, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, पुमंग और ज्यांग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पुष्प का नर जनन भ्रम कौन सा होता है। तो देखिए, पुष्प का नर जनन भ्रम क्या होता है? तो पुष्प का नर जनन भ्रम पुमंग होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ख है यह बिल्कुल राइट हो जाएगा। वहीं पुष्प का जो मादा जनन भ्रम होता है उसे ज्यांग कहते हैं। और ज्यांग जो होता है कई स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है। और वहीं पुमंग जो है कई पुम केसरों से मिलकर बना होता है। तो पुष्प का अगर नर जनन भ्रम पूछा जाए तो आप पुमंग बताएंगे, और पुष्प का जब मादा जनन भ्रम पूछा जाए तो ज्यांग बताएंगे। ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, परागकोश की संरचना। देखिए, परागकोश की संरचना होती है। परागकोश की संरचना किस प्रकार होती है? त्रिकोणीय होती है, द्विकोणीय होती है, एक कोणीय होती है या चतुष्कोणीय होती है। तो देखिए, जो परागकोश होता है, परागकोश की जो संरचना होती है वह चतुष्कोणीय होती है। कैसी होती है? चतुष्कोणीय होती है। और इसके चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानी होती है। क्या होती है? लघु बीजाणुधानी होती है, जो प्रत्येक पाली में 2-2 होती है। कितनी होती है? 2-2 होती है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो प्रत्येक परागकोश में कुल मिलाकर के 4 कोष्ठक होते हैं। कितने होते हैं? 4 कोष्ठक होते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि परागकोश की संरचना कैसी होती है तो चतुष्कोणीय होती है। और प्रत्येक परागकोश में कुल कितने कोष्ठक होते हैं? तो 4 कोष्ठक होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि एलर्जी उत्पन्न करने वाले, ठीक है, एलर्जी उत्पन्न करने वाले पौधों की प्रजाति होती है। कौन कौन सी प्रजाति होती है? देखिए, परागकण जो होता है ये परागकण भी हमारे शरीर में यानी श्वसन वेदना को जो है ग्रसित करके और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। और इन पौधों में से जैसे घास की बात करें तो दूब घास है, और खरपतवार की बात करें तो रेगवीड है, पार्थेनियम है। यानी घास में अगर देखा जाए तो दूब घास, खरपतवार में रेगवीड और पार्थेनियम, ये सभी के जो परागकण होते हैं यह हमारे शरीर में श्वसन वेदना को उत्पन्न या श्वसन संवेदना में एलर्जी उत्पन्न करते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी सभी के सभी पौधे के परागकण एलर्जी उत्पन्न करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि परागकणों में विशेषकर पाए जाते हैं। तो देखिए, जितने भी परागकण होते हैं वे परागकण जो है पोषक तत्वों से पूर्णतः भरपूर होते हैं, जिसके कारण इसे स्वास्थ्य वर्धक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और साथ ही साथ जो ये परागकण होते हैं, इन परागकणों का उपयोग जो होता है वह विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य वर्धक गोलियां हैं उसके उपयोग में किया जाता है। खिलाड़ियों यानी धावकों की जो कार्य क्षमता है उस कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए भी
परागकणों का उपयोग किया जाता है, यानी परागकणों के द्वारा बनाए गए टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। इन परागकणों में विशेष करके विटामिन बी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी भरपूर मात्रा में विटामिन बी पाया जाता है। तो इससे भी आप याद रखेंगे कि खिलाड़ियों के कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए परागकणों या परागकणों से निर्मित जो स्वास्थ्यवर्धक गोलियां हैं इनका उपयोग किया जाता है, और इन परागकणों में विशेषकर विटामिन बी पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है परागकणों का भंडारण किया जाता है। तो देखिए परागकणों का जो भंडारण होता है वह तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तरल नाइट्रोजन में किया जाता है। कभी कभी तरल के जगह पर द्रव नाइट्रोजन भी दे दिया जाता है। तो द्रव नाइट्रोजन रहे या तरल नाइट्रोजन रहे, बात सेम है। ठीक है, तो तरल नाइट्रोजन में परागकणों का भंडारण किया जाता है, और इस तरल नाइट्रोजन का जो टेम्परेचर होता है वह -196 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? -196 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर होता है। इस टेम्परेचर पे जो है परागकणों को भंडारित किया जाता है, और परागकणों को भंडारित करने के लिए अलग अलग जगहों पे पराग बैंक बनाए गए हैं, यानी जहां पर परागकणों को भंडारित किया जाता है उसको पराग बैंक, पोलन बैंक कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि जब एक पुष्प, ध्यान समझिएगा, जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए जब एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पर परागण कहा जाता है। लेकिन जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे पर लगे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। तो ये ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? पर परागण कहेंगे। ठीक है, जब एक ही पुष्प के परागकण दूसरे पौधे पर लगे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। अतः ऑप्शन नंबर ख इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वैसे पुष्प जिनके परागकोश तथा वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोध हो जाते हैं, प्राकृतिक रोध होते हैं, क्या कहलाते हैं? बताना है। देखिए इसे कहते हैं, अब ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप। ऑप्शन नंबर है कि होमोगैमी। क्या है? होमोगैमी। होमोगैमी को समकाल पक्वता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होमोगैमी को समकाल पक्वता, और विषम काल पक्वता या भिन्न काल पक्वता को डाइकोगेमी कहा जाता है, और हर्कोगेमी को उभय लिंगिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभय लिंगिता कहा जाता है। तो देखिए जब समकाल पक्वता का मतलब हुआ कि जब परागकोश और वर्तिकाग्र एक ही समय में विकसित हों तो होमोगैमी यानी समकाल पक्वता कहा जाएगा। लेकिन जब परागकोश और वर्तिकाग्र अलग अलग समय में विकसित होते हैं तो उसको डाइकोगेमी या इसे भिन्न काल पक्वता या विषम काल पक्वता कहा जाता है। लेकिन जब परागकोश तथा वर्तिकाग्र के बीच प्राकृतिक रोध होते हैं तो उसे हर्कोगेमी कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कीट परागित पुष्प। कीट परागित पुष्पों की विशेषताएं कौन कौन सी है? तो देखिए कीट परागित पुष्प यानी कि कीट परागण होता क्या है? जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा संपन्न होती है तो उसे कीट परागित पुष्प कहते हैं। कीट परागित पुष्प जो है होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है। जैसे जो कीट परागित पुष्प होते हैं वे बड़े आकार के होते हैं, रंगीन होते हैं, ताकि कीट उनके तरफ आकर्षित हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ उसमें मकर ग्रंथियां पाई जाती है, और मकर ग्रंथियां के द्वारा जो मकरंद स्रावित होता है वह कीटों के लिए भोजन का काम करता है। अतः
कीट जो है उस भोजन के लिए कीटों के पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं और परागण की क्रिया को भी पूरा करते हैं। अतः ऑप्शन में ए में है पुष्प बड़ा और रंगीन होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, पुष्प सुगंधित और मकरंद से भरपूर होता है, ये भी बिल्कुल सही है। वर्तिकाग्र की सतह चिकने पदार्थ का स्राव करती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर घ इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वायु परागित पुष्पों की विशेषताएं कौन कौन सी है? ठीक है, तो देखिए वायु परागित जो पुष्प होते हैं वे भड़कीले नहीं होते हैं। भड़कीले कौन होते हैं? तो कीट परागित जो पुष्प होते हैं वे भड़कीले होते हैं, लेकिन वायु परागित पुष्प भड़कीले नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले, मकर ग्रंथि का अभाव होता है, बिल्कुल। वायु परागित पुष्प में मकर ग्रंथि से कोई मतलब नहीं है, कीट परागित पुष्प में मकर ग्रंथियां होती है, तो ये भी बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, वर्तिकाग्र रोएदार होते हैं और इनमें से सभी, बिल्कुल। वायु परागित जो पुष्प होते हैं भड़कीले नहीं होते हैं, यानी छोटे होते हैं। मकर ग्रंथि का इनमें अभाव होता है, सुगंध का भी इसमें अभाव होता है। वर्तिकाग्र रोएदार होते हैं इनमें से सभी, अतः ऑप्शन नंबर घ इसका यानी डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, एरेसी कुल के पौधों में, ध्यान दीजिएगा, एरेसी कुल के पौधों में परागण होता है गिलहरी के द्वारा, सांप के द्वारा, घोंघा के द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये तीनों ऑप्शन को आप ध्यान से समझिएगा कि एरेसी कुल के पौधों में, है ना, जो परागण की क्रिया होती है वह घोंघा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? घोंघा के द्वारा होती है। लेकिन ये जो गिलहरी है, गिलहरी के द्वारा परागण की क्रिया किसमें होती है? तो एरिथ्राइना इंडिका में जो परागण की क्रिया होती है वह गिलहरी के द्वारा होती है, जबकि सांप के द्वारा सांप बूटी में होती है। किसमें होती है? सांप बूटी में परागण की क्रिया जो होती है वह सांप के द्वारा होती है। तो ऑप्शन नंबर तीनों ध्यान में रखेंगे कि एरेसी कुल के पौधों में परागण क्रिया घोंघा के द्वारा, एरिथ्राइना इंडिका में गिलहरी के द्वारा और सांप बूटी में सांप के द्वारा परागण की क्रिया होती है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि कमल के पौधों में परागण होता है। तो देखिए अधिकांश जो है बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो कमल का पौधा है वह जल में पाया जाता है, अतः जल में है तो उसमें जल के द्वारा परागण क्रिया संपन्न होगी, जो कि बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो कमल जो है जलीय पौधा है, लेकिन इसमें परागण की क्रिया जो होती है वह कीट के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? कीट के द्वारा होती है। तो कमल में परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है? तो कीट के द्वारा होती है। इसको छोड़ करके जितने भी जलीय पौधे होते हैं उन सारे में जो है परागण क्रिया किसके द्वारा होती है? तो जल के द्वारा होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें कौन जलीय पौधा है? ठीक है, इनमें कौन जलीय पौधा है? तो देखिए हाइड्रिला, बेलिसनेरिया, ये दोनों जो है जलीय पौधे हैं। ये दोनों क्या है? जलीय पौधे हैं, यानी ये जल में रहते हैं, अतः इन्हें जलीय पौधा कहा जाता है। अतः ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पर परागण से क्या लाभ है? ठीक है, पर परागण से क्या लाभ है? तो पर परागण क्या होता है? अभी आपको हम बताएं कि जब एक पुष्प के वर्तिकाएं पराग कोश से पराग कण निकलकर दूसरे पौधे पर लगे पुष्पों के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो उसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। और पर परागण का लाभ पूछा जा रहा है, तो पर परागण में दो भिन्न वंशानुक्रम का मेल होता है, और जब दो विपरीत वंशानुक्रम गुणों का जब मेल होगा तो उसके द्वारा जो उत्पन्न संतति होगी वह उसमें जो है नए गुणों का ज़्यादा विकास होगा। ठीक है, तो ये पहला लाभ हो गया। दूसरा कि पौधों की नई किस्में पैदा की जा सकती है, यानी कि पर परागण के द्वारा पौधों की नई किस्में पैदा की जा सकती है, तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। और तीसरा है कि इससे जो है उत्पन्न बीज अधिक जीवन क्षम होते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि जब इसमें दो विपरीत
वंशानुक्रम का मेल होगा तो उसके द्वारा जो नई संतति बनेगी वह जो है अधिक जीवनक्षम होगी। अतः ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भ्रूण होता है, ठीक है, भ्रूण होता है, अगुणित होता है, त्रिगुणित होता है, द्विगुणित होता है या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो जाइगोट होता है, यानी जाइगोट कहिए आप, युग्मनज कहिए या जाइगोट कहिए, तो जाइगोट जो होता है वह द्विगुणित होता है और गैमिट जो होता है वह अगुणित होता है और भ्रूण जो होता है वह त्रिगुणित होता है। अतः ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी को धन्यवाद।